अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 9 लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है आफ्टर मिड्स, जो कि आपके 8 वीक्स पूरे हो गए हैं। उसके बाद आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट डेडलॉक्स। आई होप कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स पढ़े हुए हैं और आपको पता है कि डेडलॉक्स क्या होते हैं। सेम वही डेडलॉक्स हैं, सिर्फ उनके बारे में हमने ये पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेडलॉक्स किस तरह अकर होते हैं और किस तरह उनको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह उनको अवॉइड किया जा सकता है और किस तरह अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। This chapter overviews the deadlock handling mechanism in distributed database systems. We will study the deadlock handling mechanism in both the centralized and distributed database system. यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम में डेटाबेस किस तरह हैंडल होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम डेडलॉक्स को किस तरह हैंडल करते हैं, हम ये दोनों पढ़ेंगे। अब व्हाट आर डेडलॉक्स? एक्चुअली डेडलॉक क्या है? जैसे कि इनका नाम बता रहा है, कोई ऐसी स्टेट अगर हो जाना सिस्टम के बाद सिस्टम के पास जहाँ से सिस्टम जो है वो निकल ना सके, उसको क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक इज अ स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम हैविंग 2 or more transaction when each transaction is waiting for a data item that is being locked by the some other transaction। यही मतलब हो गया डेडलॉक का, यानी सिस्टम ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए यहाँ पर एक या एक से ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो किसी रिसोर्सेज का वेट ही करती रह जाए, ना उन्हें रिसोर्सेज मिले ना वो अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकें, वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ स्टेट में रहना शुरू हो जाए। ये कौन सी कंडीशन होती है? डेडलॉक। सिंपलेस्ट डेडलॉक की एग्जांपल जो हम समझते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल से समझते हैं, जहाँ पर अगर 4 वे ट्रैफिक है, चारों तरफ से अगर आ रही है उस राउंड अबाउट में ट्रैफिक और सारे ही सिग्नल्स ओपन है तो डेडलॉक अकर हो जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक का जैम अकर हो जाता है, इसलिए क्योंकि कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता कि आप यहाँ से निकल जाएं ताकि रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। वहाँ एक डेडलॉक बना रहता, उतनी देर तक डेडलॉक क्रिएट रहता जब तक रिसोर्सेज नहीं मिल जाती, जब तक आपको रोड पे अवेलेबल स्पेस नहीं मिल जाती कि आप यहाँ से अपनी गाड़ी निकालें, तब तक आप उस डेडलॉक में फंसे रहते हैं। इसी तरह सिस्टम में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जब बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स या ट्रांजेक्शन कुछ रिसोर्सेज सिंगल रिसोर्सेज को गेट करना चाह रहे हों और वो रिसोर्सेज ऑलरेडी किसी और जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं या जो और प्रोग्राम्स हैं उन्होंने एक्वायर की हों, तो सिस्टम में डेडलॉक अकर हो जाता है। डेडलॉक कैन बी इंडिकेटेड बाय साइकिल इन अ वेट फॉर ग्राफ। हमेशा जो भी हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं उसमें साइकिल जो बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। ये एक साइकिल क्रिएट हो रही है इस डायग्राम में, तो इसका मतलब है कि डेडलॉक क्रिएट हो रही है। सिंपल अगर हम राउंड अबाउट ट्रैफिक के राउंड अबाउट की एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर 3 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं और वो कॉन्टीन्यूसली करी जा रही हैं, किसी चौथी गाड़ी की जगह नहीं छोड़ रही हैं। This is the directed graph in which the vertices denote transactions and the edges denotes the weights of the data item। अब जो वर्टिसेस हैं वो हमें क्या बता रही हैं? ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास T1, T2, T3, ये 3 हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास एजेस है यानी कि जो एरो हैं ये हमारे पास क्या है? ये वो डाटा आइटम्स बता रहे हैं जो एक एक ट्रांजेक्शन को चाहिए। जैसे T ट्रांजेक्शन ने डाटा आइटम X एक्वायर किया हुआ है, T2 ट्रांजेक्शन ने डाटा आइटम Y एक्वायर किया हुआ है, TZ आइटम के पास डाटा आइटम है, T3 ट्रांजेक्शन के पास डाटा आइटम क्या है? Z है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग वेट फॉर ग्राफ ट्रांजेक्शन T1 इज वेटिंग फॉर द डाटा आइटम X। यही मैंने बात आपको बताई, ट्रांजेक्शन which is locked by transaction T3, T3 is waiting for Y which is locked by the transaction T2 and T2 is waiting for Z which is locked by T1, hence a waiting cycle is formed and the none of the other transactions can precede execution। ऐसा ही है, ये इसलिए ये बता रहा है कि X रिसोर्सेज जो है T1, T2 और T3 और Y और Z, ये 3 जो रिसोर्सेज हैं इन तीनों ट्रांजेक्शन को वो वाली रिसोर्सेज चाहिए जो ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन एक्वायर की हुई है। जैसे ट्रांजेक्शन T1 सपोज ये है, T2 ये है, T3 ये है, तो T2 के पास ऑलरेडी X है मगर उसने Y की भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है जो कि Y ऑलरेडी T ने एक्वायर किया हुआ है, और T ने Z की रिक्वेस्ट भेजी हुई, Z ऑलरेडी T1 ने एक्वायर किया हुआ है जो कि T2 को नहीं, T3 को नहीं मांगना चाहिए। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है? हमारे पास एक डेडलॉक अकर हो रहा है कि हम ऐसी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करें जो ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन ने ली हुई है और वो पिछली जो ट्रांजेक्शन उन रिसोर्सेज को लीव ही नहीं करी, अपना टास्क फिनिश ही नहीं करी और हम उसके बीच में उसे डिमांड करी जा रहे हैं कि हमें भी ये वाले रिसोर्सेज चाहिए, तो वहाँ पर सिस्टम में डेडलॉक अकर हो जाता है। अब डेडलॉक को हैंडल करने का क्या तरीका है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो 3 तरीके सेंट्रलाइज्ड में यूज़ करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटेड में यूज़ करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम डेडलॉक को प्रिवेंट करें, हम कोशिश करें कि हम इन
तीन ट्रांजेक्शन में रिसोर्सेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये साइकिल जो है ये अकर ही ना हो। सेकंड क्या होती है, डेडलॉक अवॉइडेंस होती है, सॉरी डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब है इसको हम रोकें, डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि ऐसी कंडीशन रखें कि ये अकर ही ना हो। ओके, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल का मतलब है कि डेडलॉक अब अगर डिटेक्ट हो गया है तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए, यानी रिसोर्सेज ऐसी एक्वायर हो गई हैं कि इन सब ने आपस में ज़िद लगा ली कि ना हम रिसोर्सेज छोड़ेंगे और हमें नेक्स्ट रिसोर्सेज भी चाहिए, तो अब डेडलॉक जी अकर हो गया, वो डिटेक्ट भी हो गया, अब हमने उसको रिमूव कैसे करना है। ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने डेडलॉक को हैंडल्स करते हैं। एक तो उन्हें प्रिवेंट कर दें या उन्हें अवॉइड करें, या फिर हम उन्हें क्या करें, डिटेक्ट कर लें और रिमूव कर लें। अब डेडलॉक प्रिवेंशन फर्स्ट वन है, वो किस तरह होती है। The deadlock prevention approach does not allow any transaction to acquire locks that will lead to the deadlocks, यानी कि हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को अलाउ ही ना करें कि वो वाला लॉक इतनी देर या इतने घंटों तक एक्वायर करके रखें जो बाकियों को भी चाहिए, तो इसकी वजह से हम डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं। This convention is that when more than one transaction requests for locking the same data item, only one of them is granted the lock. सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि दो अगर ट्रांजेक्शन को एक्स डेटा आइटम चाहिए तो आप उनमें से सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को दे दें और उसको बताएं भी कि ट्रांजेक्शन T1 इतनी देर के लिए ये लॉक एक्वायर करेगी, इस इतनी देर बाद ट्रांजेक्शन T2 को हम एक्स डेटा आइटम दे सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड इज प्री एक्विजिशन ऑफ ऑल दी लॉक्स। In this method, a transaction acquires all the locks before starting to execute and retain the locks for the entire duration of the transaction. If another transaction needs any of the already acquired lock, it will has to wait until all the locks needs are available. Okay, using this approach, the system is prevented from being launched since none of the waiting transaction are holding any lock. ऐसा ही है, ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की, जिसमें हमने बताया था कि ओल्डर ट्रांजेक्शन को पहले आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें और यंगर को बाद में। इसमें यही बात बताई हुई है कि अगर एक ट्रांजेक्शन है उसको पता है कि उसको एग्जीक्यूशन टाइम में टोटल 4 लॉक्स चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले सिस्टम को रिक्वेस्ट भेज देगी कि मुझे ये वाले 4 लॉक्स चाहिए। वो 4 के 4 डाटा आइटम्स जो हैं वो चारों के चारों उस ट्रांजेक्शन को दे दिए जाएंगे। अब वो ट्रांजेक्शन सपोज 2 घंटे की है, वो 4 लॉक उस 2 घंटे तक किसी भी नई आने वाली ट्रांजेक्शन को नहीं मिलेंगे। जो भी नई ट्रांजेक्शन आती है और वो भी सिस्टम से यही रिक्वायर करती है कि मुझे भी इसमें से यही वाले 4 लॉक्स चाहिए, तो आप उनको जो है वो बताते हैं कि ये जो लॉक्स हैं ये 2 घंटे बाद अवेलेबल होंगे, उस 2 घंटे के बाद ही आप इस पे फैसिलिटी ले सकते हैं इन डाटा आइटम से, उसके बावजूद नहीं ले सकते। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका डेडलॉक जो अगर होना होता है, यानी कि इस फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन 1 ने भी 4 लॉक्स दिए और ट्रांजेक्शन 2 को भी आपने 2 लॉक्स दे दिया और 2 का वो वेट करी जा रहा है, तो डेडलॉक अकर हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा जब एक ट्रांजेक्शन के लिए आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जब ये ट्रांजेक्शन ख़त्म करेगी काम, ये अपने लॉक्स फ्री करेगी, देन हम ट्रांजेक्शन 2 को ये लॉक्स देंगे, तो उसकी वजह से डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है और आपके सिस्टम में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं बचती जिसने लॉक को अपने पास होल्ड करके रखा हो। जैसी ट्रांजेक्शन ख़त्म सारे लॉक उसने छोड़ दिए और अगले जो भी आइटम की रिक्वेस्ट आई थी उनको आपने वो सारे के सारे लॉक प्रोवाइड कर दिए। ओके, डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है, इट इज़ एन अप्रोच दैट हैंडल्स द डेडलॉक बिफोर दे अकर। क्या कहती है कि डेडलॉक अकर होने से पहले हम जो अपने डेडलॉक्स को हैंडल करते हैं उसको क्या कहते हैं, अवॉइडेंस। It analyzes the transaction and locks to determine whether or not waiting leads to the deadlock or not. इसमें ये कहते हैं हमारी 4 या 5 जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उन सारी ट्रांजेक्शन को थॉरली स्टडी कर लेते हैं कि इन ट्रांजेक्शन को ये लॉक्स चाहिए और जितनी भी ट्रांजेक्शन दूसरी हैं वो इन लॉक्स का वेट कर रही हैं, तो कहीं उस वेटिंग स्टेट से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो सारी ज़िंदगी वेट करती रह जाए, ये डेडलॉक जो पुरानी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उनको दे ही ना और डेडलॉक अकर हो जाए सिस्टम में। आप सारी ट्रांजेक्शन को थॉरली स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि वेटिंग स्टेट में जब ट्रांजेक्शन यानी कि 2 घंटे जिस तरह मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि वो वेट करेगी उसके बाद ट्रांजेक्शन मिलेगी, क्या ऐसी कंडीशन तो नहीं अकर हो रही कि ट्रांजेक्शन वेट करते करते ही डेडलॉक स्टेट में जाई जा रही है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। दिस मेथड कैन बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। ट्रांजेक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड रिक्वेस्ट डाटा आइटम दैट दे नीड टू लॉक।
सबसे पहले क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है और उसने ये बता दिया कि हमें ये वाला डाटा आइटम चाहिए जो कि हमने लॉक करना है। सपोज वो डाटा आइटम एक्स है। द लॉक मैनेजर्स चेक वेदर द लॉक इज़ अवेलेबल और नॉट। अब जो लॉक मैनेजर होगा वो अपनी लॉग फाइल में चेक करेगा कि यार ये डाटा आइटम एक्स जो है फ्रीली अवेलेबल है या नहीं। इफ़ इट इज़ अवेलेबल द लॉक मैनेजर एलोकेट्स द डाटा आइटम टू द ट्रांजेक्शन दैट एक्वायर्स द लॉक। अगर तो वो डाटा आइटम अवेलेबल होगा, लॉक अवेलेबल होगा, तो वो इस ट्रांजेक्शन T1 को डाटा आइटम एक्स दे देगा। हाउएवर if the item is locked by the some other transaction in incompletable mode, the lock managers run the algorithm to test whether keeping the transaction in the waiting state will cause a deadlock or not। यही बात ऊपर एक्सप्लेन की गई है। वो ये कहना चाह रहा है इसमें कि जो लॉक मैनेजर है, अगर तो वो डाटा आइटम एक्स फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि ट्रांजैक्शन T2 T3 किसी ने उसको एक्वायर नहीं किया हुआ, ट्रांजैक्शन सिर्फ T1 रिक्वेस्ट करिए तो लॉक मैनेजर उसको लॉक दे देगा। अदरवाइज अगर तो वो डाटा आइटम किसी और ट्रांजैक्शन ने पहले से लिया हुआ है, सपोज T2 ने लिया हुआ है, तो जो डाटा लॉक मैनेजर है वो एक एल्गोरिदम रन करेगा। उस एल्गोरिदम पे क्या चेक होगा, वो ये चेक करेगा उस एल्गोरिदम के थ्रू कि जो ट्रांजैक्शन T2 है यार वो कहीं वेटिंग स्टेट में तो नहीं आ रही जिसकी वजह से डेडलॉक सिस्टम में अकर हो जाए, यानी कि इतनी देर तो क्या उसको वेट नहीं करना पड़ेगा एक्स डाटा आइटम के लिए कि हमारे सिस्टम में जो है वो डेडलॉक अकर हो जाए। Accordingly the algorithm decide whether the transaction can wait or one of the transaction should be aborted। अब ये एल्गोरिदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये चेक करना कि हमें जो ट्रांजेक्शन T2x की डिमांड कर रही है उसको हमें वेट कराना चाहिए या हमें उस ट्रांजैक्शन को ही अबॉर्ट कर देना चाहिए। There are two algorithms for this purpose, namely the wait and die situation and second is wound and wait situation. Let us assume that there are two transactions T1 and T2 where T1 tries to lock a data item which is already locked by T2. The algorithms are as follows। इस सारे में ये कह रहा है कि एल्गोरिदम का जो पर्पस है, जो भी एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आप ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट हो जाना चाहिए या हमें उसको वेटिंग स्टेट में ले जाना चाहिए, तो उसके लिए दो पर्पसेस हैं, एक वेट और डाई का है, सेकंड वेट और वाउंड का है। अब आपको यहाँ एक सिंपल एग्जांपल दी कि आप सपोज कर लें कि आपके पास दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2। T1 के पास, T1 जो है वो चाहता है कि मुझे लॉक मिल जाए उस डाटा आइटम का जो T2 ने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये दो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वेट और डाई और वाउंड और वेट की, वो कैसे वर्क करेंगे एल्गोरिदम में। फर्स्ट वन इज़ वेट एंड डाई। वेट एंड डाई में क्या होता है, इफ़ T1 इज़ ओल्डर देन T2, T1 इज़ अलाउड टू wait, otherwise if T1 is younger than T2, T1 is aborted and later restarted। ये सिंपली लास्ट वाला एल्गोरिदम है कि अगर T1 ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट पहले आई थी T2 से और T2 लॉक एक्वायर कर चुका है, यानी T2 के पास पहले से ही लॉक था, तो T1 वाली ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कि जी आप वेट कर लें, जैसे ही T2 ट्रांजैक्शन ख़त्म करेगी अपनी प्रोसेसिंग हम वो डाटा आइटम आपको दे देंगे। इफ़ T1 इज़ यंगर, अगर T1 की रिक्वेस्ट ही T2 के बाद आई थी और T2 के पास ऑलरेडी लॉक था, तो हम T1 वाली ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, वेट एंड डाई वाली सिचुएशन। सेकेंड वन इज़ वाउंड एंड वेट। इफ़ T1 इज़ ओल्डर देन T2, T2 इज़ अबॉर्टेड एंड लेटर रीस्टार्टेड। अदरवाइज इफ़ T1 इज़ यंगर देन T2, T1 इज़ अलाउड टू वेट। सेकेंड सिचुएशन ये है जिसमें वाउंड और वेट की सिचुएशन है, उसमें ये है कि हम T2 को वाउंड पे दे देंगे, उसको वाउंड कर देंगे और उसको वेट सिचुएशन में ले जाएंगे। अगर T1 जो है वो T2 से पहले आई थी सेकेंड केस में, तो हम T2 को अबॉर्ट कर देंगे और उसको कहेंगे कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो T1 है ये आपसे ओल्डर है, इसलिए इसको पहले डाटा आइटम पे काम करने दें, आप यंगर हैं, आप थोड़ी देर वेट कर लें, उसके बाद हम आपका प्रोसेस रीस्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर T1 जो है वो T2 के बाद आई थी, तो फिर T2 को अलाउ किया, T1 को अलाउ किया जाएगा कि वो वेट करे, उसको अबॉर्ट फिर भी नहीं किया जाएगा, जबकि वेट एंड डाई वाली सिचुएशन में आप ओल्डर ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट मेथड इज़ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल।
अब आपने जी डेडलॉक को प्रिवेंट करने की भी कोशिश की, आपने डेडलॉक को अवॉइड करने की भी कोशिश की, मगर सिस्टम की डिमांड और रिक्वेस्ट ऐसी थी कि डेडलॉक अकर हो ही रहा था। अब अगर डेडलॉक अकर हो गया तो आपने डिटेक्ट करना है कि डेडलॉक किधर अकर हुआ है और आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको रिमूव करने के लिए। The deadlock detection and removal approach runs a deadlock detection algorithm periodically and remove deadlock remove deadlock in cases there is one। ये कहना चाह रहा है कि डेडलॉक डिटेक्शन और रिमूवल एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि सिस्टम पीरियोडिकली, यानी कि सपोज एक पीरियड सेट किया हुआ है कि हर 25 मिनट्स बाद जो है वो सिस्टम में चेक होगा कि ट्रांजेक्शन्स में डेडलॉक अकर तो नहीं हो गया। अगर तो हो गया तो एल्गोरिदम डिटेक्ट करेगा कि किन किन ट्रांजेक्शन से और किन किन डाटा आइटम्स की वजह से डेडलॉक अकर हुआ है और उस डेडलॉक को रिमूव किया जाएगा। It does not check for the deadlock when a transaction places a request for a lock। ये तब डेडलॉक को डिडक्ट नहीं करेगा जब ट्रांजेक्शन उससे लॉक की रिक्वेस्ट करी होंगी। When a transaction requests a lock, the lock manager check whether it is available. If it is available, the transaction is allowed to lock the data item, otherwise transaction is not allowed। ये अब काम जो है वो लॉक मैनेजर का ही है, वो लॉक मैनेजर का ही काम रहेगा कि वो चेक करे कि जी ट्रांजैक्शन को लॉक देना है या नहीं। ये डेडलॉक डिटेक्शन और अवॉइडेंस एल्गोरिदम का नहीं काम होगा। डेडलॉक डिटेक्शन और अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो उसका काम ये होगा कि यहाँ डेडलॉक अगर हो गया है उसको डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना। Since there are no precautions while granting the lock request, some of the transactions may be deadlocked। क्योंकि लॉक मैनेजर के लिए कोई प्रिकॉशंस यूज़ नहीं हो रही हैं कि वो डेडलॉक किसको लॉक असाइन करता है किसको नहीं, उसका अपना सेपरेट एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम की बेस पे लॉक असाइन किया जा सकता है। तो ये हो सकता है कि बहुत सी ट्रांजेक्शन जो है लॉक एक्वायर करने के बाद डेडलॉक स्टेट में आ जाएं। टू डिटेक्ट डेडलॉक, अब डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। द लॉक मैनेजर्स पीरियोडिकली चेक इफ द वेट फॉर ग्राफ हैज साइकिल्स और नॉट। If the system is deadlocked, the lock manager chooses a victim transaction of each cycle. The victim is aborted and rolled back and then restart later. Some of the method used for the victim selections are as follows। वो ये कह रहा है कि सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्ट करता कैसे है लॉक मैनेजर, वो क्या करता है पीरियोडिकली चेक करता है, जो उसका वेट फॉर ग्राफ है वो हर 25 सेकेंड बाद या हर 25 मिनट बाद वो चेक करता है कि जो मैंने ट्रांजेक्शन्स का ग्राफ है कि उसमें साइकिल्स तो नहीं बन रही। अगर उसमें साइकिल्स बन रही हैं इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डेडलॉक स्टेट में आ चुकी हैं। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन डेडलॉक स्टेट में देखता है फिर उसने डिटेक्ट करना होता है कि कौन सी वाली ट्रांजेक्शन है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस डेडलॉक की वजह से, कौन सी ट्रांजेक्शन है जो विक्टिम ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से डेडलॉक सिस्टम में क्लियर हो रहा है। वो क्या करता है डेडलॉक मैनेजर उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देता है कि यानी ये वाली ट्रांजैक्शन है जो सारी बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए मसला खड़ा करिए, वो उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करते हैं या रोल बैक कर देते हैं और फिर दोबारा कुछ पीरियड के बाद उसको रीस्टार्ट किया जाता है ताकि सिस्टम में जो है वो डेडलॉक अकर ना हो। अब पता कैसे लगता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन विक्टिम है, उसके लिए कुछ मेथड यूज़ होते हैं। आप क्या करते हैं सबसे जो यंगेस्ट यानी कि सबसे एंड पे आने वाली ट्रांजैक्शन है सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं कि सपोज़ ये लास्ट में आई है तो इसकी वजह से शायद डेडलॉक अकर हुआ है क्योंकि पहले सिस्टम स्मूथली रन कर रहा था, ये उसके बाद आया है, इसके बाद इसका मतलब है कि इसकी वजह से डेडलॉक अकर हुआ है। उस यंगेस्ट ट्रांजैक्शन को आप एज अ विक्टिम ट्रांजैक्शन यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड, चूज द ट्रांजैक्शन विद द फ्यूएस्ट डाटा आइटम। फिर आप वो चेक करते हैं जिसके पास सबसे कम एलिमेंट है। यार हो सकता है कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो है इन 2 एलिमेंट के अलावा बाकी 6 एलिमेंट की रिक्वेस्ट करी हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो विक्टिम ट्रांजैक्शन है। ओके, चूज द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ परफॉर्म्ड लीस्ट नंबर ऑफ अपडेट्स। और वो ट्रांजैक्शन जिसने सबसे कम अपडेट किए होंगे चांसेस हैं कि वो भी डेडलॉक की रीज़न हो। द ट्रांजैक्शन हैव द लीस्ट रीस्टार्ट ओवरहेड। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बहुत सबसे ज़्यादा मिनिमम दफ़ा आपने रीस्टार्ट किया, उसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन भी मसला क्रिएट कर सकती है क्योंकि बाकी तो सब अवॉइड करके आपने रीस्टार्ट की होंगी, जिसको नहीं किया होगा रीस्टार्ट वो भी मसला क्रिएट कर सकती है। चूज द ट्रांजैक्शन विच इज़ कॉमन और 2 मोर साइकिल। कॉमन टू 2 और मोर साइकिल यानी कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में अगर आपके पास डिफरेंट साइकिल्स क्रिएट हो रही हैं तो आप वो वाली ट्रांजैक्शन उठा लें जो 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल्स में सिमिलर ट्रांजैक्शन जो है वो
डेडलॉक क्रिएट करी, साइकिल बना रही। सपोज 6 ट्रांजेक्शन है, आपके पास 2 साइकिल्स बन रही हैं और ट्रांजेक्शन T2 की वजह से दोनों 6 की 6 ट्रांजेक्शन्स में जो है वो 2 साइकिल्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप वो वाली ट्रांजेक्शन उठा लें जो ज़्यादा साइकिल्स क्रिएट करी हैं। This approach is primarily suited for the system having the transactions low and where fast response to the lock request is needed. ये अप्रोच उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि 5-6 अप्रोचेज जो हैं ये डिसाइड करने की विक्टिम के लिए, जहाँ पर हमारे सिस्टम की ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो कम होती हैं और जहाँ पर आपको जो लॉक की रिक्वेस्ट है वो जल्दी फुलफिल करनी होती है। ये जो 3 अप्रोच हैं ये हमने पढ़ ली किसके लिए, ट्रांजैक्शन जो हैंडल करनी है हमने अपने सेंट्रलाइज सिस्टम में, उन ट्रांजैक्शंस पे डेडलॉक प्रिवेंट करने हैं, अवॉइड करने हैं और रिकवर करने हैं। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात की जाए तो उसमें यही वाले डेडलॉक्स किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। उसमें हम ये किस तरह हैंडल करते हैं, या तो हम अपनी ट्रांजैक्शन जो भी है उसकी लोकेशन चेक करते हैं, या फिर हम अपनी ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही हैं उनको कंट्रोल करते हैं, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जो है वो डेडलॉक हैंडल हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। हम सबको पता है कि जब सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका क्या मतलब, उसकी ट्रांजैक्शंस भी प्रोसेस जो हो रही होंगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होंगी। सपोज 3 ट्रांजैक्शन सिस्टम 1 पे प्रोसेस हो रही हैं, अगली 3 ट्रांजैक्शन सिस्टम 2 पे हो रही हैं, उससे अगली 3 ट्रांजैक्शन सिस्टम 3 पे हो रही हैं, क्योंकि आपका एक सेंट्रलाइज जगह पे सिस्टम नहीं पड़ा, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे रखा हुआ है। द 2 मेन डेडलॉकिंग handling concern in a distributed database system that are not present in the centralized system is the transaction location and transaction control. centralized system में हम transaction की location नहीं ढूंढते क्योंकि सब कुछ centralized पड़ा है, और हम अपनी transactions को control नहीं कर सकते क्योंकि centralized में ही आप सारी transactions एक साथ भेज रहे हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कंट्रोल कर सकते हैं कि हर सिस्टम पे 2-2 ट्रांजेक्शन भेजनी है, 3 भेजनी है, किसी सिस्टम की कैपेसिटी कम है तो वहाँ 1 ट्रांजेक्शन भेजनी है, किसी की ज़्यादा कैपेसिटी है तो वहाँ ज़्यादा ट्रांजेक्शन भेजनी है। ट्रांजेक्शन लोकेशन इसलिए आप फाइंड करते हैं क्योंकि डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट जगह डाटा रन हो रहा है तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन डिफरेंट जगह पड़ी होंगी, इसलिए ये 2 फीचर एक्स्ट्रा हैं डेडलॉक चेकिंग के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में उन पिछले 3 के अलावा। Once these concerns are addressed, deadlocks are handled through any of the deadlock prevention, avoidance and deadlock detection. वो क्या कह रहा है, अगर आप ये 2 चीज़ें अगर पता करा लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में कि ट्रांजैक्शन किस सर्वर पे पड़ी, उसकी लोकेशन क्या है और किस तरह ट्रांजैक्शन कंट्रोल हो रही है, तो आप जो भी डेडलॉक प्रिवेंशन हो, चाहे डेडलॉक अवॉइडेंस हो, चाहे डेडलॉक डिटेक्शन और रिमूवल हो, वो तीनों के तीनों ईजिली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन लोकेशन। अब ट्रांजैक्शन लोकेशन में क्या होता है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रही होगी। ट्रांजैक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आर प्रोसेस्ड इन दी मल्टीपल साइट्स एंड यूज दी डाटा आइटम्स इन मल्टीपल साइट। सेम यही वही बात है जो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो इसकी डेफिनेशन बता रही है कि ट्रांजैक्शन लोकेशन का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक से ज़्यादा साइट्स पे रन हो रही हैं और जो उनके पास डाटा आइटम्स पड़े हुए हैं वो भी एक से ज़्यादा साइट्स पे पड़े हुए हैं। The amount of the data processing is not uniformly distributed among these sites. The time period of the processing also varies. Thus, the same transaction can be active at the some sites and inactive at the other sites. ये सिंपल ये कह रहा है कि जो डाटा प्रोसेसिंग की अमाउंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साइट 1 का सर्वर छोटा है और साइट 2 का बड़ा है, वहाँ के ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं इसलिए उनका सर्वर बड़ा रखा गया है, तो इसलिए जो उनके डाटा आइटम्स हैं उनमें भी वेरिएशन हो सकती है, उनकी प्रोसेसिंग में भी वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि उनके साइट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइट्स पे डाटा रखा गया हुआ है। ओके, दस द सेम इसकी वजह से जो आपकी एक ट्रांजेक्शन है वो एक साइट पे एक्टिव हो सकती है और दूसरी साइट पे एक्टिव नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि आपने उनके साइजेस के अकॉर्डिंग डाटा रखा हुआ है। व्हेन द 2 conflicting transactions are located in a site, it may happen that one of them is in inactive state. The condition does not arise in the centralized system. This concern is called transaction location issue. वो ये कह रहा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन एक सेंट्रलाइज जगह पे रन हो रही होती हैं, तो जो भी हमारा प्रोसेसिंग टाइम होता है और जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है वो सेम होती है, तो हमें डिफरेंट साइट्स पे जाके ढूंढना नहीं पड़ता। मगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो एक साइट पे तो एक्टिव है मगर दूसरी साइट पे एक्टिव नहीं है,
तो आपने पता करना है कि जी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं किस साइट पे पड़ी हैं जो कि हमारे डेडलॉक्स को क्रिएट कर रही हैं। ये फाइंड करना कि ट्रांजैक्शन किस सर्वर पे पड़ी है, उसकी लोकेशन क्या है, वो एक्टिव है या नहीं है दूसरे सिस्टम पे, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन लोकेशन। कि आपने ढूंढनी है कि ट्रांजैक्शन लोकेशन क्या है आपकी। ओके, दिस कंसर्न मे बी एड्रेस्ड बाय द डेजी चेन मॉडल। इन दिस मॉडल अब ये जो ट्रांजैक्शन की लोकेशन है यानी एक जगह एक्टिव है दूसरी साइड पे एक्टिव नहीं है, इस इशू को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो डेजी चेन एल्गोरिदम है या मॉडल है डेजी चेन का, जिसने इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन प्रोवाइड की थी। और उसने ये कहा था अ ट्रांजैक्शन कैरीज सर्टेन डिटेल व्हेन इट्स मूव फ्रॉम वन साइट टू अनदर। Some of the details are the list of the tables required, the list of the sites required, the list of the visited tables and sites, the list of the tables and sites that are yet to be visited, and the list of the acquired locks with the types. After a transaction terminates by either the commit or abort, the information should be sent to all the concerned site. वो ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन लोकेशन वाला इशू इजीली डेजी चेन एल्गोरिदम से सॉल्व हो जाता है, जिसमें डेजी चेन एल्गोरिदम ये बताता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके पास डिटेल होती है। मैंने आपको थर्ड लेक्चर में भी आई गेस एक्सप्लेन किया था कि जब ट्रांजैक्शन किसी भी साइट पे पड़ी होती है उसके पास कुछ डिटेल्स होती हैं। जैसे उसके पास ये पता होगा कि उसमें कितने टेबल्स होंगे, उन टेबल्स में किस किस्म का डाटा होगा, वो कितनी साइट्स पे ट्रांजैक्शन रन हो रही होगी, उस ट्रांजैक्शन ने कितने टेबल्स और कितनी साइट्स जो हैं वो विज़िट कर ली हैं, और जो कितनी साइट्स हैं अभी उसकी विज़िट करनी रहती हैं, उसने कितने एक्वायर अपने पास अपने लॉक्स एक्वायर करके रखे हुए हैं और कितनी उसकी प्रोसेसिंग हो गई है। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, अब कंप्लीट वो दो कंडीशन में हो सकती है, या वो कमिट हो जाए या वो रोल बैक हो जाए। ट्रांजैक्शन जिस मर्जी स्टेट में हो, कमिट होने के बाद या रोल बैक होने के बाद उस ट्रांजैक्शन के साथ जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपकी सारी साइट्स पे भिजवा दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि ट्रांजैक्शन किस साइट पे एक्टिव है और ट्रांजैक्शन किस साइट पे एक्टिव नहीं है। ओके जी, सेकेंड वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किस तरह करना है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल इज कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द साइट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। There are many options regarding the choice where to process the transaction and how to designate the center of control, like ये डिफरेंट टाइप बताएंगे। एक्चुअली पर्पस ये है कि आपने ट्रांजेक्शन्स कंट्रोल करनी है कि आपने किस स्पेसिफिकली साइट अपनी ट्रांजेक्शन भेजनी है और किस स्पेसिफिकली साइट पे आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोसेस होनी चाहिए और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलने चाहिए। कुछ मेथड्स बताए हुए हैं कि आप अपनी ट्रांजेक्शन को किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीपल साइट पे। वन सर्वर में बी सिलेक्टेड एज अ सेंटर ऑफ कंट्रोल। The center of control may travel from one server to another. The responsibility of controlling may be shared by the number of server. ये तीन कुछ स्टेप्स बताए। उसने ये कहा है कि आप जी अपनी ट्रांजेक्शन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या करें, मल्टीपल साइट्स में से कोई एक साइट चूज़ कर लें, कोई एक सर्वर चूज़ कर लें जिसको आप सारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल दे दें, जो क्या करे कंट्रोल संभाले इस चीज़ का कि किस साइट पे कितनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रन हो सकती हैं। उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं वो सेंट्रलाइज सर्वर उस साइट पे ना जाने दे, क्योंकि उससे ज़्यादा जैसे एक भी ट्रांजैक्शन आएगी तो सर्वर डाउन हो जाएगा। सेकंड ये हो सकता है द सेंट्रल ऑफ कंट्रोल में भी ट्रेवल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। ये कर सकते हैं कि आप एक हफ्ते साइट 1 के सर्वर को जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल दें, दूसरे हफ्ते में साइट 2 को दें, तीसरे हफ्ते में साइट 3 को दें और चौथे हफ्ते में साइट 4 को दें, ताकि सब पे बारी बारी इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आए वर्क की और सब बारी बारी डिसाइड करें कि जी कौन सी ट्रांजैक्शन के सर्वर पे कितनी देर के लिए जाएगी। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग में बी शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ सर्वर। या फिर ऐसा हो सकता है आप डिसाइड कर लें, जिस तरह आपकी क्लास का CR है और आपकी क्लास का GR है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी सारी क्लास को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो कि टीचर्स उन तक पहुँचा रहे हैं, या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने सारी क्लास की जो है वो सिचुएशंस जो हैं, इश्यूज जो हैं वो सारे के सारे हैंडल करने हैं। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या करें, 2 या 2 से ज़्यादा या जितना आपका दिल चाहे आप कुछ सर्वर्स जो हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि हम जो है जी विलिंगली वॉलंटरी ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, हम जो है रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे सिस्टम में उनके लिए।
जब आपको ये पता लग गया कि आपकी ट्रांजैक्शन की लोकेशन किधर है और आपने ट्रांजैक्शन कैसे कंट्रोल करनी, उसके बाद आप वही 3 एल्गोरिदम्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं डेडलॉक डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस के, वो तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूटेड पे भी लगा सकते हैं, सेम एज इट इज़. Just like the centralized deadlock prevention, in the distributed deadlock prevention approach, a transaction should acquire all the locks before starting to execute. This prevents the deadlock. कह रहे जैसे सिमिलर सेंट्रलाइज सिस्टम में होता था वही सेम काम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हो रहा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन रन होना, वो सारे के सारे लॉक्स पहले ही एक्वायर कर लेती है और फिर जो है उसकी वजह से डेडलॉक फर्दर अगर नहीं होता. The site where the transaction enter is designated as the controlling site. The controlling site send the messages to all the sites where the data items are located to log these data items. Then it is wait for the confirmation. When all the sites have confirmed they have logged the data item, transaction start. If any site or communication link fail, the transaction has to wait until they has been repaired. सिंपली ये बताया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूटेड में डिफरेंस ये है कि हमें पता होता है कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो मल्टीपल सर्वर पे पड़ी हुई हैं. तो एक ट्रांजैक्शन सपोज T1 ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे डाटा आइटम X और Y चाहिए, तो जो ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग है वो इस तरह होगी कि ये मैसेज जो T1 ने सेंड किया है साइट 1 पे, वो सारे जितने भी सर्वर्स हैं उनके थ्रू मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा हर साइट पे कि जी T1 साइट जो है ट्रांजैक्शन जो है उसको लॉक X और Y चाहिए. अब X और Y जिस मर्जी सर्वर पे पड़ा होगा वो वाले सर्वर जो हैं वो हमारे T1 वाले सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि जी हमने हर साइट ने अपने पास जो है वो लॉक X और लॉक Y जो है वो डाटा आइटम रिजर्व कर दिया है. किसके लिए? ट्रांजैक्शन T1 के लिए. उसके बाद वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी. और अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल साइट 3 जो है उसका लिंक डाउन है और वो रिप्लाई नहीं दे रही एक्नॉलेजमेंट का, तो ट्रांजैक्शन T1 को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक ट्रांजैक्शन जो सर्वर है T3 वो रिप्लाई ना दे दे कि हाँ जी मैंने डाटा आइटम X एंड Y लॉक कर दिए ट्रांजैक्शन T1 के लिए. दो द इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल, दिस अप्रोच हैज़ फ्यू ड्रॉबैक्स. हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं. अगर इस चीज़ का फ़ायदा है कि आपकी ट्रांजैक्शन जल्दी हो रही है, तो इसका नुकसान भी है कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. वो क्या है? प्री एक्विजिशन ऑफ द लॉक्स रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम फॉर कम्युनिकेशन डिलेज. दिस इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन. ये क्या करता है, जो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, सारे के सारे लॉक पहले से ही अपने पास एक्वायर करके रख लेते हैं सिस्टम में और उसके बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं. तो इसका ड्रॉबैक ये है कि हम और ट्रांजैक्शंस को मौका ही नहीं दे रहे. बहुत ज़्यादा टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए वेट करने का. इन केस साइट और लिंक इज फेलियर, अ ट्रांजैक्शन हैज़ टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट द साइट रिकवर्स. मीनवाइल इन द रनिंग साइट्स द आइटम्स आर लॉक्ड. दिस मे प्रिवेंट द अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूशन. दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सपोज साइट 3 जो है वो डाउन है, उसका सर्वर, उसने हमें रिप्लाई नहीं दिया कि मैंने X और Y आइटम जो है वो लॉक कर दिए. उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? ट्रांजैक्शन T1 तो इतनी देर वेट कर ही रही है चलो अपने लॉक्स के लिए, मगर जो साइट एक्टिव थी S1 S2 वो भी ब्लॉकिंग स्टेट में इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन ही एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही. वो वेट ही करी जा रही हैं इस चीज़ का कि ये लॉक एक्वायर करे तो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो. ओके. If the controlling site is failed, it cannot communicate with all the other sites. These sites continue to keep and lock the data item in the locked state, thus resulting in the blocking. तीसरा ड्रॉबैक ये है कि जी साइट 2, 3 और 4 जो है, इन तीनों साइट्स ने क्या किया है, एक्नॉलेजमेंट भेज दी है कि जी हमने डाटा आइटम X एंड Y अपने पास लॉक कर दिया, मगर साइट 1 उस टाइम फ़ौरन डाउन हो गई है. किस तरह डाउन होगी? साइट 1 को ये तो एक्नॉलेजमेंट आ गई कि 2, 3, 4 सर्वर ने मेरे लिए डाटा आइटम्स लॉक कर दिए हैं, मगर उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कराने के बाद डाउन होने के बाद इन तीनों साइट्स को मैसेज नहीं भेजा कि जी ट्रांजैक्शन T1 फिनिश कर चुका है अपनी प्रोसेसिंग, तो आप ये लॉक जो है वो आप रिलीज़ कर दें. क्योंकि साइट डाउन थी, इसकी वजह से क्या हुआ, सारी की सारी बाकी साइट्स भी किस स्टेट में आ गई? ब्लॉकिंग स्टेट में. ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड के. ओके. सेकेंड, अब डेडलॉक अवॉइड करना है आप लोगों ने. जिस तरह सेंट्रलाइज सिस्टम में हम डेडलॉक अवॉइड करें तो उसी तरह ही हम डेडलॉक अवॉइड करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में.
एडिशनली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में सेंट्रलाइज के अलावा इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम ट्रांजैक्शन लोकेशन एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर द ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट मेकर। वो क्या कह रहा है, जिस तरह सेम हमने डेडलॉक का अवॉइड किया था कहाँ पर, अपनी सेंट्रलाइज सिस्टम में, सेम वैसे ही हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड में भी अवॉइड करते हैं, मगर इसमें सिर्फ हमने क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन लोकेशन के कहाँ पर है हमारी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन कंट्रोल किस साइट पे है, इन दोनों इश्यूज को भी एड्रेस करना होता है। conflict between the two transaction in the same site and conflict between the two transaction at different site। distributed system में दो तरह के transactions के conflict आ सकते हैं कि दो transaction जो हैं वो same site पे ही conflict show कर रही हों या दो transaction दो different site पे conflict show कर रही हों। अब अगर conflict show कर रही हैं दो transaction तो one of the transaction may be aborted or allowed to wait as per the distributed wait die and distributed bound wait algorithm। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास दो ट्रांजैक्शंस का एक सेम साइट पे कन्फ्लिक्ट आ गया या दो ट्रांजैक्शन का दो डिफरेंट साइट पे कन्फ्लिक्ट आ गया, तो आपने उसको रिजॉल्व किस तरह करना है, आपने या तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर देनी है या उसको वेटिंग स्टेट में छोड़ देना है। उसकी कंडीशन सेम वही होंगी जो वेट और डाई और वेट और बाउंड एल्गोरिदम की हम पढ़ चुके हैं। अब ये एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2। T1 अराइव्स एट साइट P and tries to lock the data item which is already locked by T2 at that site। अब साइट P पे दोनों ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई है T1 एंड T2। अब T2 के पास ऑलरेडी डाटा आइटम लॉक्ड है, ठीक है, hence there is a conflict at site P। ऑब्वियसली दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया। T1 जी आई है, उसने भी कहा है कि मुझे यही वाला लॉक चाहिए जो कि D2 पे, और दोनों एक ही साइट पे हैं, तो इसका क्या मतलब, पहले वाला ये वाला इशू जो है वो अकर हो गया है। अब ये हैंडल कैसे हो सकता है, या तो आप ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर दें या फिर उसको वेटिंग स्टेट में अलाउ कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वेट एंड डाई, बाउंड एंड डाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेट एंड वेट की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, इफ़ T1 इज ओल्डर देन T2, अगर T1 T2 से पहले आई थी देन T1 इज अलाउड टू वेट, तो फिर T1 को क्या करना पड़ेगा जी, वेट। T1 can resume execution after the site P receives the message that T2 has either committed or aborted successfully at all sites। अगर T1 जो थी वो T2 से पहले आई हुई थी तो T1 को वेट करना पड़ेगा क्योंकि T2 के पास तो ऑलरेडी लॉक एक्वायर्ड था। अब T2 जब वो काम करेगी, ख़त्म करेगी ट्रांजैक्शन, या वो अबॉर्ट हो जाएगी या वो सक्सेसफुल हो जाएगी और वो सारी साइट्स को मैसेजेस कर देगी, देन T1 अपना काम स्टार्ट करेगी। सेकेंड केस क्या है, अगर T1 यंगर देन T2 है देन T1 इज अबॉर्टेड, और अगर तो ट्रांजैक्शन T1 आई ही T2 के बाद है तो आप डायरेक्टली T2 को अबॉर्ट कर देंगे ये कह के कि जो लॉक की रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी T2 के पास एक्वायर है। The concurrency control at the site P send a messages to the all the site where the T1 has visited and abort T1. The controlling site notifies the user when the T1 has been successfully aborted in all the sites। ओके, सेकंड इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेट एंड वेट कंडीशन। अब इसमें आपने क्या करना है, दो कंडीशन थी, या तो आप अबॉर्ट करेंगे ट्रांजैक्शन को या वेट कराएंगे। अब वेट वाली में आपने क्या करना है, अगर T1 पहले आई है T2 से, T2 नीड्स टू बी अबॉर्टेड। If the T2 is active at the site P aborts and roll back T2 and then broadcast this message to all the relevant site। If the T2 has left the site P but it is active at site Q, site P broadcast that T2 has been aborted site L, then aborts and roll back the T2 and send messages to all the site। अगर तो T1 जो है वो पहले आई हुई है T2 से तो T2 को आपने फ़ौरन अबॉर्ट कर देना, और जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो T2 किसी साइट पे विजिट कर रही है, किसी साइट से आई है या किसी साइट पे जाना चाहती है, सारी की सारी पे आप मैसेज भेज देंगे और वो सारी की सारी साइट्स आपको एक्नॉलेजमेंट भेज देंगी कि हाँ जी हमने अपनी साइट से T2 को अबॉर्ट कर दिया है। इफ़ T1 इज़ यंगर देन T1 इज़ अलाउड टू वेट T1 T2, सॉरी यहाँ पर T2 था। इफ़ T1 इज़ यंगर देन T1 is allowed to wait। T1 can resume execution after site P receives a message that T2 has completed। अगर तो T1 जो है वो T2 के बाद आई है तो फिर आपने क्या करना है, T1 को अलाउ कर देना है कि हाँ जी अब आप बाद में आई हैं तो इसलिए आप वेट कर लें, T2 अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा, अबॉर्ट करेगा या कमिट करेगा, उसके बाद हम आपको ये रिसोर्सेज देंगे और आप अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।
ओके, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। लास्ट जो है कि आपका डेडलॉक अगर हो ही गया है, आपने डिटेक्ट करना है कि वो किस साइट पे हुआ है, किस सर्वर पे हुआ है, किस ट्रांजेक्शन पे हुआ है, और उसको आपने रिकवर करना है। जस्ट लाइक द सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन अप्रोच, डेडलॉक्स आर अलाउड टू अकर एंड रिमूव्ड इफ डिटेक्टेड। आप अलाउ कर देते सिस्टम को, हाँ जी डेडलॉक अगर हो जाए हम उसके बाद खुद ही हैंडल कर देंगे। द सिस्टम डज नॉट परफॉर्म एनी चेक्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन प्लेसेस अ लॉक रिक्वेस्ट। हम अभी चेक नहीं करेंगे, जब ट्रांजेक्शन ने लॉक की रिक्वेस्ट किया हम अगर होने देंगे डेडलॉक, उसके बाद उसको रिकवर करेंगे। फॉर इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल वेट फॉर द ग्राफ्स आर क्रिएटेड, existence of a cycle in the global wait for the graph indicates that there is a deadlock. However, it is difficult to spot the deadlock since the transaction waits for the resuming across the network. Alternatively, deadlock detection algorithm can use timers, obviously periods use करते हैं। each transaction is associated with the timer which is set to a time period in which the transaction is expected to finish. If the transaction does not finish within this time period, the time goes off indicated a possible deadlock. वो सिंपल वही एग्जांपल कह रहा है कि जब हमसे जो ट्रांजेक्शन हैं वो लॉक की रिक्वेस्ट कर रही हैं तो तब हम उन्हें लॉक दे ही जा रहे हैं, हम किसी को भी उस टाइम ये नहीं कह रहे कि हम आपको लॉक नहीं दे सकते। मगर फिर जो हमारा लॉकिंग एल्गोरिदम, डिटेक्शन एल्गोरिदम है, वो चेक करता है कि कहाँ कहाँ जी साइकिल्स बन रही हैं। जहाँ जहाँ पर साइकिल्स बनी है इसका मतलब वहाँ पर डेडलॉक है। तो डेडलॉक एल्गोरिदम अपने साथ टाइमर यूज़ करता है, हर ट्रांजैक्शन के साथ एक टाइमर लगा होता है कि इतने टाइम पीरियड में इस ट्रांजैक्शन को फिनिश हो जाना चाहिए। अगर तो वो ट्रांजैक्शन उस टाइम के अंदर फिनिश नहीं होती तो भी हमें सिस्टम से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि जी ये डिफाइंड टाइम था इसको फिनिश हो जाने का, ट्रांजैक्शन को जो कि फिनिश नहीं हुई, इसका क्या मतलब, वो कहीं डेडलॉक में फंसी हुई है। सपोज इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ट्रैफिक की है। यहाँ रहीमिया खान सिटी में तो ऐसा होता नहीं है, मगर मेरे अपने सिटी में लाइक इस्लामाबाद पिंडी में इस तरह होता था कि हम लोग लाइक घर से निकले हैं, हम कहेंगे कि हम 30 मिनट में पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी, हम पहुंच रहे हैं, घर से हम कह के गए, मगर वहाँ पर इतना ज़्यादा जैम होता है, ट्रैफिक में इतना ज़्यादा आपकी सिग्नल्स पे जैम होता है कि हमें वहीं पे खड़े खड़े घंटे 2 घंटे गुजर जाते हैं और फिर पीछे फैमिली वाले परेशान हो रहे होते हैं, जी कहाँ हैं लोग, पहुँचे नहीं हैं। और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम ऐसा आहिस्ता 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 जाके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, यार हमारा क्लास फेलो अभी तक किस नहीं पहुंचा, ऑब्वियसली वो कहीं ट्रैफिक में फंसा है बेचारा। यू नो ना पिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक, यू नो ना लाहौर की ट्रैफिक कैसे गंदी है। सिंपली ये इन आसान वर्ड्स में यही समझाना चाह रहा है कि अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सपोज आपने बताया तो 5 मिनट में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, मगर नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है जी, सिस्टम डाउन है, दूसरी ट्रांजेक्शन है, लॉक एक्वायर किया हुआ है, कहीं ना कहीं डेडलॉक अकर हुआ जिसकी वजह से ये काम टाइम पे नहीं हो रहा। ओके, अनदर टूल यूज फॉर डेडलॉक हैंगिंग इज डेडलॉक डिटेक्टर। ये एक टूल है डेडलॉक डिटेक्टर, और ये जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम है वो चेक करता है टाइम फ्रेम्स के साथ। In centralized system there is the one deadlock detector. In the distributed system there can be more than one deadlock detector. A deadlock detector can find the deadlock for the sites under its control. There are 3 alternatives of the deadlock detectors in a distributed database system, that is centralized deadlock detector, hierarchical deadlock detector and distributed deadlock detector. अब वो क्या कह रहे हैं, डेडलॉक एल्गोरिदम के अलावा हम टूल्स के थ्रू भी डेडलॉक डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक अकर हुआ है या फिर नहीं हुआ। एक टूल यूज होता है सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए, मगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लिए 3 किस्म के डिटेक्टर्स यूज होते हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट साइट्स पे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्टर क्या होता है, उसमें हम एक साइट जो होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके साथ डेडलॉक डिटेक्टर लगा देते हैं कि ये जो साइट नंबर 3 है ना, ये हमेशा डिटेक्ट करेगी कि डेडलॉक अकर हुआ है हमारे सिस्टम पे कि नहीं। देन हायरार्किकल डेडलॉक में ऐसा होता है, बहुत सारे डेडलॉक डिटेक्टर आपने डिफरेंट सिस्टम के साथ लगाए होते हैं, फिर जिस सिस्टम को सेंट्रलाइज एक्सेस दी होती है उसके साथ आपने मेन डिटेक्टर लगाया होता है, और हर साइट्स जो उसकी लोअर लेवल की साइट्स होती हैं उनके साथ भी डिटेक्टर डिफरेंट लगाए होते हैं जो कि चेक कर रहे होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्टर ये होता है हर साइट जो भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उस पूरे सिस्टम के अंदर, उस हर साइट के पास आपने डेडलॉक डिटेक्टर भी लगाया होता है, वो अपनी ही साइट पे उस डेडलॉक को डिटेक्ट भी करी जा रही होती है और रिमूव भी करी जा रही होती है। तो ये आपका कौन कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर डेडलॉक डिटेक्टर कर रहा होता है। दिस इज ऑल अबाउट डेडलॉक्स। बेटे किसी को इस पर कुछ ना समझ आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस वीक इज योर क्विज, ये आपका क्विज का वीक है, क्विज नंबर 2 का
ऐसे नेक्स्ट वीक जो है आपकी जो क्लास होगी उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आई गेस 10 जनवरी के बाद आई गेस कि 10 जनवरी की जो छुट्टियां हैं लाइक 24 से 10 वो आपकी छुट्टियां हैं, उसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। उसके बाद ये आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।